नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। वन सब्जेक्ट इज काय चिकित्सा, अनदर सब्जेक्ट इज क्रिया शारीर, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन. So that's why I have the very excellent team of the doctors by which I can help you all the time. But unfortunately or fortunately, that is a paid online consultation. So you have to WhatsApp me on 9226@10630. उसके बाद हम कुछ मतलब कम्युनिकेशन करके आपके अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं और उसके बाद आपको सलाह मशवरा देने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये जो वीडियो चालू होने वाला है, ये एक बहुत ही बड़ा वाला टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक के अंदर कुछ 10 से 15 कुछ डिफरेंट इश्यूज बच्चों के बारे में, ये वीडियोस बच्चों के बारे में है। तो उसके जब गंभीर अवस्था बच्चे के ऊपर आ जाती है तो उसको बोलते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। जीवित को हानि पहुंचाने वाली कुछ मुसीबतें, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स, लाइफ थ्रेटनिंग। बच्चा जीवित रहेगा या मृत होगा, ऐसा टेंशन पैदा हो जाता है। फिलहाल हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, आयुर्वेदिक पेडियाट्रिशियन, वो बिल्कुल उसका हल निकालते हैं और अच्छे से उपचार आयुर्वेदिक या मॉडर्न करके उसको उससे मुक्त करवाते हैं। फिलहाल उसको हमारी कौमार वृत्त तंत्र, ये जो सब्जेक्ट है, बाल रोग, ये जो थर्ड बीएमएस वाला सब्जेक्ट है, उसने ये बात टॉपिक को नाम दिया है लाइफ सेविंग मेजर्स। लाइफ सेविंग मेजर। लाइफ का मतलब हमारी प्राण। तो हमारे प्राण के रक्षा करने वाले उपाय, कहां पर हमें रक्षा करने की जरूरत पड़ती है, ऐसे कुछ 10 से 15 डिफरेंट बीमारियां, हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके सामने डॉक्टर देशपांडे धीरे धीरे प्रस्तुत करेंगे। सब 15 प्रॉब्लम्स एक दफा हम डिस्कस नहीं करेंगे, इतना टेंशन मैं आपको नहीं देने वाला हूं। तो थोड़े थोड़े सीखते जाइए। ये बच्चों वाले इतनी गंभीर प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है, उसके कारण क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनकी चिकित्सा ट्रीटमेंट कैसी करनी चाहिए। ज्यादातर ये प्राण रक्षा वाली जो चीज है, कौन सी डिपार्टमेंट की चीज है? उसको बोलेंगे NICU, नियोनेटल। फिलहाल ऐसा नहीं है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 15 साल का है, तो हम जनरल मतलब आईसीयू में रख सकते हैं, एडल्ट वाले आईसीयू में। जब बच्चा 1 या 2 साल का होता है तभी हम ज्यादातर जन्म के बाद तुरंत NICU की इस्तेमाल की जाती है। ज्यादातर आगे चलकर सिंपल ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट में उधर के दाखिल किया जाता है। पहले 1-2 दिन वहां पर कुछ इंट्रावेनस इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। आयुर्वेद के भी कुछ बड़ी बड़ी दवाइयां हैं जहां सुवर्ण भस्म है और सारी भस्म होती हैं, चाहे वो लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, रजत भस्म। कभी कभार जो हेमगर्भ की मात्रा, आप सबको पता होगा कि ये जीवन रक्षण करने वाले आयुर्वेद की जो बढ़िया दवा है उसका नाम है हेमगर्भ। और हेमगर्भ की मात्रा चाटन करके जो नाड़ी फीबर हो गई है उसको उत्तेजना देने का काम ये हेमगर्भ मात्रा मतलब हेमगर्भ नाम की दवा करती है। तो पहले जो शॉक के बारे में जब बात करने वाला हूं, उसके लिए मैं पहले दवा ही बता चुका हूं। आयुर्वेद में भी हमारे बेहतरीन वैद्य है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर नहीं, कंसल्ट सुपर कंसल्टेंट होते हैं, वो हॉस्पिटल में ऐसे आयुर्वेद की इलाज भी इमरजेंसी में जरूर करवाते हैं। चाहे वो सुवर्ण सूत शेखर हो, चाहे वो सुवर्ण मालिनी वसंत हो, चाहे वो महालक्ष्मी विलास हो, चाहे वो योगेंद्र रस हो, जो भी चीजें हैं, ये सब बड़ी बड़ी दवाई का इस्तेमाल करके, सुवर्ण युक्त दवा का इस्तेमाल करके चाटन देने के बाद शहद और घी के साथ या अदरक जूस के साथ, ये कभी कभार जो नीचे गिरा हुआ ब्लड प्रेशर है,
हाथ को न लगने वाली जो नाड़ी है, पल्स है, वो तुरंत उत्तेजित हो जाती है और ये पेशेंट बच सकता है, बच्चे भी बच सकते हैं। अभी ये पहली वाली जो तकलीफ है उसका नाम है शॉक। जैसे हम बोलते हैं ना, एक धक्का बैठ गया, और ये धक्का जो है, शॉक जो है, वो बॉडी को बैठता है और ज्यादातर वो ब्रेन को बैठता है। जब मस्तिष्क के ऊपर वो आघात हो जाता है तब पूरे शरीर की फिजियोलॉजी बिगड़ जाती है, प्राकृत अवस्था बिगड़ जाती है। एक एक करके डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम ज्यादातर शॉक की बात करेंगे, और उसके बाद एक उसमें से एक जो सब प्रकार है, एनाफाइलैक्टिक शॉक। शॉक के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसमें से जो एक महत्वपूर्ण है उसका नाम है एनाफाइलैक्टिक शॉक। सर कितना बड़ा बड़ा नाम है, क्या करूं भैया मैं। एलर्जिक शॉक है वो, बाद में बात करेंगे। एनाफाइलैक्टिक, ANAPHYLACTIC लिख के रखिए ना आप, एनाफाइलैक्टिक शॉक। उसके बाद पॉइजनिंग की बात करेंगे। जब किसी पॉइजन, विष हमारे शरीर में जाने से क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या चिकित्सा उसके ऊपर की जाती, धीरे धीरे सीखेंगे, कोई जल्दबाज नहीं करेंगे, ठीक है। ये पहला शॉक वाला डेफिनेशन हम देख लेते हैं। दिस इज एक्यूट कॉम्प्लेक्स स्टेट। मतलब ये सीधा साधा समीकरण नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, गुतागुंत है। किसमें है? ये सर्कुलेशन में है। जो रक्त संचारण हो रहा है ना पूरे शरीर में, उधर कुछ प्रॉब्लम बन गई, सर्कुलेटरी डिसफंक्शन, रक्त संचारण प्रक्रिया खल्लास। शॉक में क्या लिखने वाले हैं आप? सर्कुलेटरी सिस्टम लिखिए, रक्त संचार खल्लास, तो शॉक हो गया। रक्त संचरण, सर्कुलेशन खल्लास। देखिए, फेल्यूर टू डिलीवर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जब खून बहता है, खून के साथ आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करता है, कैरी करता है। फुफ्फुस से, फेफड़े से लेकर ऑक्सीजन लेता है, पूरे शरीर के पेशी को, सेल्स को पहुंचाता है। सेल्स के में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, पेशी में जो ज्वलन प्रक्रिया चल रही है, उधर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है बन रहा है, उठाते हैं सेल से उठाते हैं हीमोग्लोबिन और लेके आते हैं फेफड़े की तरफ, और उधर से निकाल देते, गेट आउट। ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ऑक्सीजन इन, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ऐसा होना चाहिए। ये सर्कुलेशन बिगड़ जाने पर ये ऑक्सीजन बंद हो गया। जैसे हम नाक बंद करके देखिए कैसा होता है, तड़फड़ तड़फड़ होता है ना, मर जाएगा। तो ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है हमारे शरीर को। तो ऑक्सीजन न मिलने से ये तकलीफ जो होती है उसको बोलते हैं शॉक। ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेगी। खून के द्वारा ऑक्सीजन जैसा सर्कुलेट होता है, उसी तरह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, विटामिन, पानी, ये सब सर्कुलेट होता है। तो ये हमारे शरीर को उसकी नेसेसिटी, आवश्यकता है, वो नहीं मिल पाता, तड़पते रहते हैं। पूरे शरीर की बॉडी के सेल्स तड़पाते हैं, तड़पते हैं, तड़पते हैं, तो उसके बन जाता है ये शॉक। शॉक इज लाइफ थ्रेटनिंग। उसके ऊपर तुरंत इलाज नहीं किया, मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा बेचारा। तो शॉक की ट्रीटमेंट तो तुरंत करनी चाहिए इंटेंसिव केयर यूनिट में। इसमें क्या हो जाता है? पुअर टिश्यू परफ्यूजन, रक्त का अंदर जाना खत्म। इंपेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हमारे पेशी कार्य कैसे करेंगे, बेचारे रोते रह जाएंगे, हाँ मेरे को कुछ नहीं मिला, मेरे को कुछ नहीं मिला, मर जाएंगे पूरे के पूरे बॉडी सेल। स्टार्ट इधर से हो जाएगा। समझ रहे शॉक क्या है? शॉक है खून की बिल्कुल कटक, बंद, कट ऑफ, सर्कुलेशन एम्पर, नो ऑक्सीजन, नो न्यूट्रिएंट्स। पैथोफिजियोलॉजी क्या हो जाता है इसमें, देखिए कैसे कैसे बिगाड़ आता है। देखिए एक एक करके देखते। इनएडिक्वेट परफ्यूजन, सेल के अंदर ब्लड नहीं घुस रहा है, तो सेल क्या हो गया? हाइपोक्सिक हो गए। उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने से क्या बोलते हैं? हाइपो का मतलब कम, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हो गई पेशी में, उसके क्या हो जाएगा? सेल को ताकत नहीं है, मेरे लीवर सेल काम नहीं कर रहे, मेरे को बोलने को उत्साह नहीं है, मैं मर जाऊंगा। मेरे को आंख के दिखने में ताकत कम हो जाएगी, बिल्कुल
अंधेपन आ जाएगा, मेरी सांस बंद हो जाएगी, फेफड़े काम नहीं करेंगे, हार्ट बंद हो जाएगा, हार्ट काम नहीं करेगा, सेल ही काम नहीं करेंगे तो कैसे ऑर्गन काम करेगा। समझ रहे की बात। तो सेल में ये पूरे का पूरा एनर्जी लॉस हो जाता है ड्यू टू द अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। क्या हो जाएगी, गड़बड़ी, ऑक्सीजन नहीं है तो विदाउट ऑक्सीजन कुछ ज्वलन प्रक्रिया चलती है तो ज्यादा एसिडिक खून हो जाता है, उसको बोलते हैं एसिडोसिस। और ज्यादा गर्मी पूरे शरीर में खून में होने के कारण उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आगे चलते हैं, अगले पेज पर हम जाएंगे। देखिए यहां पर तो उसके क्या हो जाएगा, आगे की बात पैथोफिजियोलॉजी, विकृति क्या क्या हो जाएगी ये देखिए। सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन, जो हमारे पेशी के आवरण होते हैं उसका कार्य बंद, उसमें जो अंदर बाहर करने वाला, जो न्यूट्रिएंट करने वाला जो पंप है हमारे, जैसे पानी वाला पंप होता है ना, उधर होता है सेल में सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सेल के बाहर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, पंप। हाँ, इंट्रासेल्यूलर लाइसोसोम रिलीज, वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा गंदगी पैदा हो जाएगी पेशी में। टॉक्सिक सब्सटेंस, ये जो विष है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो पूरे रक्त संचार में घूम जाएंगे और हमारी रक्त वाहिनी जो होती है कैपिलरी, उसका अंतर आवरण जो होता है उसका पूरा खल्लास कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बाद में, देखिए यहां पर सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्या क्या होता है देखिए। सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, विनाश, डिसफंक्शन, उसकी कार्य की हानि हो जाएगी और बाद में एक एक करके सेल मरता जाएगा, पूरे शरीर के सेल मरते जाएंगे। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनती है सिस्टम, है ना। तो ये क्या हो गया, बेसिक ओरिजिनल सेल डैमेज होने से टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज से ऑर्गन डैमेज। जब कभी आदमी, हम देखते हैं आईसीयू में बहुत गंभीरता पूर्वक सब नातेवाईक बैठे होते, रिश्तेदार बैठे हुए होते ना, डॉक्टर अंदर बाहर करते हैं तो डॉक्टर को पूछते हैं, डॉक्टर कैसे है हमारा मरीज। डॉक्टर करता है तभी थोड़ा स्टेबल है। हाँ, बाद में देखते, वेट एंड वॉच करते हैं। तो इसमें क्या हो गई, कभी कभार इतना सीरियस हो जाता है कि लोग बाहर आकर डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा सा हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, कोई खातरी नहीं है। हाँ, कोई हम बिल्कुल उसके आश्वासन नहीं दे सकते, आप किसी को बुलाना है तो बुलवा सकते हैं। तो उसका मतलब हो गया वेंटिलेटर पर आदमी है और मल्टी ऑर्गन फेल्यूर चालू हो गया। मल्टी ऑर्गन, उसकी ब्रेन निकल गया काम से, किडनी निकल गई काम से, फेफड़ा निकल गया काम से, लीवर निकल गया काम से, तो उसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन। एक एक कर अवयव नाकयाब, बिल्कुल खराब हो गया। हाँ, तो ये शॉक में ज्यादातर ब्रेन से चालू हो जाता है, ब्रेन को रक्त पुरवठा, रक्त संचरण कम हो जाता है। अब ये शॉक के डिफरेंट टाइप्स है, उसको हम प्रकार कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टाइप्स। तो मेरे स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट है, इतने प्रकार के बेशुद्धावस्था पेशेंट क्यों बेशुद्ध होता है, अनकॉन्शियस को क्यों होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्यों बेशुद्धावस्था आ गई। तो ये देखिए आपके सामने कारण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या कारण है, पहला है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, शरीर में जो पानी का प्रमाण है, लिक्विड जो है वो कम हो गए, उसको बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। दूसरा होता है हृदय को कुछ हानि पहुंची, तो कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हमारे हृदय को तकलीफ हो गई। तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, हमारी जो पूरे शरीर के जो भी डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स है, मार्ग है, उसमें कभी भी किधर भी रुकावट आ गई तो उसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव। आगे चलकर होता है डिस्ट्रैक्टिव, मतलब एक तरफ कम हो गया और जो ट्रैफिक है वो अलग तरीके से ज्यादा लोड उसके ऊपर पड़ गया तो डिस्ट्रैक्टिव हो गया। और फाइनल होता है सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब होता है बेकार वाला इंफेक्शन, इतना सीरियस इंफेक्शन पूछो मत, आदमी मरने वाला है, तो उसको बोलते हैं सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब होता है पस, पस कहां पर है, पस ब्लड में है, कहा कैसे आ गया, बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो गया उस आदमी को। ठीक है, इतने सारे कारण होते हैं जब पेशेंट शॉक में चला जाता है, बेशुद्ध हो जाता है, अनकॉन्शियस, मूर्छित हो जाता है। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, शॉक की चर्चा कर रहे हैं, ये फेटल हो सकता है, तो आपको ये इसकी जानकारी थोड़ी थोड़ी होनी जरूरत है। ठीक है, ये पहले दो पर मार्क कर देता हूं, आप इसी के ऊपर अभी कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। यहां पर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इसका मतलब है फ्लूइड लॉस, ये जो पानी चला जाता है वो अंदर से भी बाहर से भी,
जब हम ही गर्मी के दिन होते हैं ना, अभी देखिए गर्मी के दिन है, मैं फैन लगा कर बैठा हूँ, आवाज नहीं आ रहा है ना आपको? हाँ, चल रहा है फैन ऊपर। मेरा ये माइक बहुत अच्छा है, उससे कैच नहीं करता, वो अपने आप मास्क कर देता है बाकी के साउंड्स को। फैन चल रहा है ऊपर। क्यों 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 उसका ऐसा क्यों सर? अरे भैया इतनी इतना तेज है ना बाहर। देखिए रोड पर जाइए तो 37 38 करीबन 36 तो मिनिमम हो जाएगा। इतना गर्मा गर्म है। तो इतनी गर्मी से क्या हो जाता है, हमारा ब्रेन कभी कभार काम करने को बंद कर देता है। उसको बोलते, क्या बोलते हैं उसको, अलग है, देखिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट एग्जॉशन होता है, और उसके बाद होता है हीट स्ट्रोक होता है। दोनों में बहुत फर्क है। फर्क है भैया। दोनों हीट वाला प्रॉब्लम है, बहुत गर्मी वाला प्रॉब्लम है। गर्मी वाला बॉम्बे में भी हो सकता ही है, बहुत गर्मी, बहुत तेज गर्मी। आप रूखे सूखे ऐसे ही कभी भी घूमना फिरना नहीं है, ऐसे धूप में कभी जाना नहीं, बिल्कुल जाना नहीं। दोपहर से 12 से लेकर शाम को 5 बजे तक ऑफिस में बैठे रहना, आराम से घर पर बैठे रहना, फैन चलाना, एसी चलाना, बिल्कुल आराम करना, पानी ज्यादा पीना। नहीं नहीं, रोड पर नहीं, मत जाओ, मत जाइए। कभी आप शॉक में जाएंगे पता नहीं चलेगा। उसका आप बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, आपको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। हीट स्ट्रोक जबरदस्त। हीट एग्जॉशन का मतलब होता है आप थक जाते हैं पूरे। घर आने के बाद ऐसा इतना पसीना पूछो मत, यहाँ पसीना, यहाँ पसीना, पसीना, स्वेटिंग, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए, थकान, पूरा का पूरा थकान। तो आने के बाद कोकम शरबत लेंगे, शहाला का पानी लेंगे, टेंडर कोकोनट वाटर लेंगे, पानी लेंगे, गुड़ पानी लेंगे, हाँ, सब करेंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा रिहाइड्रेट, जो पानी चला गया डिहाइड्रेशन का, रिहाइड्रेट हो गया, ठीक हो गई तबीयत। घाम, जो पसीना आता है ना, उससे हीट कंट्रोल होता है। आगे वाली बात, ये शॉक वाली बात की बात कर रहा हूं मैं, शॉक। हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन बता दिया मैंने, हीट स्ट्रोक अलग है। क्या सर, क्या होता है उसमें? आदमी रास्ते पर, मैदान पर गिर जाएगा, खटैक, अनकॉन्शियस। अरे कौन है, क्या क्या हो गया मेरे को? कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। सर कैसे पता चलेगा वो हीट स्ट्रोक है? अलग कुछ हो सकता है सर। अरे हो सकता है बाहर भैया, धूप है इतनी कड़ी, है ना, तो उधर चेक कीजिए, आप चेक कीजिए, क्या चेक करना है? पसीना का एक बूंद नहीं उसके बॉडी पर, पसीना बिल्कुल नहीं है, जीरो जीरो। और ये स्किन देखिए, स्किन कैसी रेड कलर हॉट हो गई है, रेड हॉट स्किन देखिए, पूरे हाथ पैर के रेड हॉट, रेड हॉट, लाल 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 लाल। हाथ देखो, ओ माय गॉड, तो कितना गर्म लग रहा है। पसीना है क्या? पसीना है, जीरो है, जीरो। तो क्या हो गया, पसीना जो मेडिएटर था वो चला गया। हीट एग्जॉशन में पसीना आना ठीक है, आदमी बच सकता है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, जो पेशेंट गिर गया है रास्ते में, ग्राउंड में, बिकॉज ऑफ द हीट, पसीना का एक बूंद नहीं, रेड हॉट स्किन है, टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, अनकॉन्शियस है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हो सकता है ये हीट स्ट्रोक है। तुरंत पानी लेकर आओ, पानी फटाफट, ठक 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 ठक, पानी फेंको उसके आंग पर। ये जो कोट वगैरह है, ढीला कर दो, पूरा कपड़ा निकाल दो उसका। उसको उठाकर पहले शेड में लेके जाओ। धूप में गिरा है ना, वो धूप में गिरा है ना, उसको कोई नजदीक वाला कुछ बिल्डिंग है, कुछ ट्रीज वगैरह है ना, लेके जाओ उठाकर, लेके जाओ उठाकर तुरंत। और फोन कीजिए 108 पर, हेलो हेलो, हॉस्पिटल में लेके जाना, सलाइन चढ़ाना है उसको। शॉक की बात कर रहा हूं मैं, शॉक की बात कर रहा हूं। हीट स्ट्रोक बताया मैंने अभी, इतना सीरियस, इतना गंभीर मामला आपको बता दिया, और फर्क भी बता दिया मैंने। फर्क ऐसा बता दिया कि हीट एग्जॉशन ये कंट्रोल करने वाली घर वाली चीज है, हीट स्ट्रोक हॉस्पिटल वाली चीज है। हीट एग्जॉशन में पसीना बहुत ज्यादा है, आदमी बोल रहा है कि मेरे को जान नहीं है अभी, मेरे को जान जाने वाली है, थक रहा है, बिल्कुल बेचारा थक रहा है। कोकोनट वाटर दे दीजिए, कोकम शरबत दीजिए, नींबू शरबत दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। हीट स्ट्रोक वाला आदमी बोल नहीं रहा था, सिर्फ गिर गया था, देखा तो स्वेटिंग एक बूंद भी नहीं उधर, पसीना बिल्कुल भी नहीं है, कातड़ी चमड़ी इतनी लाल बुंद हो गई है, और टेम्परेचर इतना सड़क गया, हाई गया है। तो इसी के वास्ते उसको हेड स्ट्रोक बोलते हैं, उसको एडमिट करके आईवी चढ़ना पड़ेगा। आप उधर का फर्स्ट एड क्या करेंगे? प्रथम उपचार, पानी डालेंगे उसके शरीर पर, बिल्कुल रंग पंचमी, होली का मौसम, डाल दो पानी यार भैया। उसको बचाना है हमें, उसको बचाना है, टेम्परेचर कम करना है। कपड़े निकाल दो, एक शर्ट तो फेंक सकते हो उसका ऊपर निकाल कर,
बेल्ट वगैरह कमर बट्टा निकाल दो, फेंक दो यार। ये प्रथमोपचार कर सकते, मदद कर सकते उस बच्चे को, है ना। ठीक है, तो ये बात हो गई हाइपोवॉल्यूमिक। ये सन वाली बात, ग्रीष्म ऋतु की बात, समर सीजन की बात मैंने की देश पांडे सर। फिर ऐसा नहीं कि हर वक्त समर होना चाहिए, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो रेनी सीजन हो। जिस बच्चे को ज्यादा उल्टी जुलाब की शिकायत है, गैस्ट्रो बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग हो गया, बच्चे ने कुछ खा लिया, स्कूल जाने वाले बच्चे थे, स्कूल में कुछ उनको पका कर दे दिया, उसमें कुछ बाई चांस एडल्ट्रेशन हो गया था, और सब के सब 10 बच्चे को उल्टी जुलाब की प्रॉब्लम चालू हो गई। स्कूल बच्चे बोल रहा हूं मैं। उल्टी जुलाब, वोमिटिंग एंड डायरिया, लूज मोशंस, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस। स्टमक का भी सूजन है और या आंत्र का भी सूजन है, तो ये बिल्कुल फटाफट फटाफट लूज मोशन वोमिटिंग के द्वारा वो भी बच्चा अनकॉन्शियस हो जाएगा। अभी यह समर की कोई बात नहीं चलती, अलग बात चलती है। ये हो गया पूरा का पूरा डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन की वजह से उसको शॉक में चला जाएगा, बेशुद्ध अवस्था, उसको सलाइन लगानी पड़ेगी। समझ रहे बात, धीरे धीरे करके। ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, सोडियम पोटेशियम बिल्कुल बिगड़ जाएगा। कभी कभार रोड एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ बिल्कुल, आदमी मोटरसाइकिल पर कौन से कार से मतलब उड़ा दिया जाता है, इतना ब्लीडिंग होता है, इतना ब्लीडिंग होता है कि पूछो मत। उसकी वजह से वही वो अनकॉन्शियस हो सकता है, बेशुद्ध हो सकता है, उसको बोलते हैं ब्लड लॉस की वजह से। ब्लड में भी पानी है भैया, सेल्स भी है, पानी भी है, प्लाज्मा है ना। आगे चलते हैं। शॉक का दूसरा प्रकार है कार्डियोजेनिक शॉक। ये क्यों होता है? जो हृदय वाला कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो कम हो जाता है। हाँ, लब डब, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, हृदय की। तो हृदय का पंप अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, पंप में फेल हो गया है, वो शॉर्ट सर्किट हो गई उसमें। ठीक है, हृदय की बात कर रहा हूं। इसमें कौन सी कारण होते हैं? ड्यू टू द मायोकार्डाइटिस। जो हृदय के स्नायु है उसमें सूजन है, तो उसको बोलेंगे मायोकार्डाइटिस। दूसरा कारण है अरिदमिया। अरिदमिया, अरिदमिया। रिदम कैसा होता है? हमारे हार्ट कैसे एक्शन करता है? लब डब, लब डब, लब डब, लब डब। तो इसके बजाय लब 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 डब, लब डब 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 लब लब, लब डब, लब डब। एक्शन। ये इरेग्युलर, रिदम इरेग्युलर हो गया तो उसको नाम देंगे अरिदमिया। इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रॉब्लम है, शॉक में चला जाएगा पेशेंट। कार्डियोमायोपैथीज, डिफरेंट डिफरेंट हृदय की प्रॉब्लम हो सकती। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ये देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का नाम एक प्रकार है, देखिए क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तीसरा प्रकार, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। हृदय में से जो रक्त संचरण होना चाहिए उसमें कमी आ गई। क्यों आ गई कमी? बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑल द कार्डियक चेंबर्स। जो दोन एट्रिया होती है ना, यहाँ पर 4 कप्पे होते हैं हृदय में, 4 सेक्शंस, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उसमें कुछ गड़बड़ी है। क्यों गड़बड़ी आ गई है? उसकी चेंबर ऊपर प्रेशर आ गया, दबाव आ गया। किससे आ गया? ये देखिए यहाँ पर, टेंशन एंड न्यूमोथोरैक्स। फेफड़े में हवा घुस जाती। सर हवा तो होती है ना सर, ऑक्सीजन कार्बन होती है भैया। जो प्लूरा कह रहा हूं ना मैं, प्लूरा, फेफड़े के जो आवरण होते हैं उसके बोलते हैं पैराइटल प्लूरा और विसेरल प्लूरा। आवरण है, तो आवरण में एयर घुस गई तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल है, उसको बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। उसके बाद एंटीरियर मेडास्टाइनियल मेजर्स। जो या मेडियस्टाइनम का मतलब होता है फेफड़ा, हृदय, इसके बीच में वाली जो स्पेस है उसको बोलते हैं मेडियस्टाइनम। उसमें कुछ ग्रोथ है, ट्यूमर है, तो उसकी वजह से भी ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बन सकता है। आगे चलते हैं हम। ये देखिए डिस्ट्रक्टिव शॉक का एक प्रकार है, मैंने उसके ऊपर काट लगा दिए। मैं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है फिलहाल, एक बार सिर्फ पढ़ लेता है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए इसका, भूल जाइए आप। कॉज्ड बाय द, इसके पिक्चर में लास्ट में दिखाने वाला हूं। कॉज्ड बाय द इनएडिक्वेट वाजोमोटर टोन। तो जो ब्रेन से सिग्नल वाले जो आते हैं हमारे पूरे शरीर के हिस्से को, तो कैपिलरी मतलब रक्त वाहिनी जो है उसमें ये जो सिग्नल मिल जाता है वो प्रॉपर नहीं आता, तो मीडिया मिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड
टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो सेल्स के बाहर का अंदर का जो फ्लूइड का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और इंटरस्टिशियल स्पेस विद इन अ टिश्यू और ऑर्गन में ये प्रॉब्लम आ सकता है, डिस्ट्रक्टिव शॉक जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। आगे चलते हैं, यहां पर पांचवा प्रकार लिखा हुआ है, देखिए यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ ये पढ़िए आप, सेप्टिक शॉक। सेप्टिक का मैंने पहले ही बता दिया कि जोर से इंफेक्शन होने वाला है, जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंफेक्शन में। और ये आगे चलकर ये बातें जो चल रही है ना, ये अलग है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे को माफ करना। ये सेप्टिक शॉक का संबंध यहाँ पर है ड्यू टू द बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल, ये इंफेक्शन है, उसके द्वारा ये शॉक हो सकता है। आगे चलते हैं धीरे धीरे करके, थोड़ी बहुत इधर उधर, तो हम आदमी हैं, आप भी आदमी हैं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का संबंध ब्लड वॉल्यूम से है। कार्डियोजेनिक शॉक का संबंध जो पंप होता है वहां पर, उसका संबंध है। डिस्ट्रक्टिव शॉक में ब्लड वेसल की प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, शॉक के लक्षण कौन से ये देखिए, शॉक वाली लक्षण, ये लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में किसी को भी ये बेशुद्धावस्था, ये अनकॉन्शियस हो गया तो शायद वो शॉक हो सकता है। तो आपको शॉक के कारण तो अभी मालूमात पड़ गए, उल्टी जुलाब के कारण ये शॉक आ सकता है, समर में शॉक आ सकता है, हृदय की कुछ बीमारियों में शॉक आ सकता है, बेशुद्धावस्था आ सकती है ना। तो उसके ये लक्षण देखिए, पल्स देखना है आपको, क्या देखना है, पल्स, नॉर्मल नाड़ी परीक्षा, ये देखिए, ये देखिए, हर हर व्यक्ति ने करना चाहिए। मैं आपको एजुकेट करवाना चाहता हूं, आरोग्य विषयक साक्षर बनाना चाहता हूं, डॉक्टर देश पांडे। ये जो अंगूठा है ना मेरा, ये नीचे जाइए आप, यहाँ मेरा रिस्ट है, तो बिल्कुल अंगूठे के नीचे पर यहाँ देखिए, हर एक व्यक्ति ने अभी अभी, आप देख रहे हैं ना वीडियो मेरा, करिए ना, चालू कीजिए, यहाँ पर हाथ लगाइए तो सही, लगाइए ना, पास में कोई बैठा है क्या, उसके उसके ऊपर लगाइए आप, यहाँ देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। ये घड़ी निकालनी होगी, यहाँ देखिए घड़ी निकालता हूं मैं, आपके सामने सब कर रहा हूँ, ये देखिए, मिल गया हाथ, हाथ मेरा मिल गया। ये अंगूठा देख रहे हैं ना आप, अंगूठा, अंगूठा का बीच सीधा नीचे आ गया, मैं सीधा नीचे, उधर नहीं जाएगा, इधर इधर जाएगा ऐसा। ये जो है ना, इधर इधर ऐसा हाथ रखना, देख थोड़ा सा, थोड़ा किंचित फोल्ड करिए, देखिए, कान से यहाँ स्पर्श से कुछ ऐसा ठक 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 लग रहा है क्या? नहीं, ये आवाज आपको नहीं आएगी, मेरे को समझ में रही है, मेरे को समझ में आ रही है। नाड़ी देख रहा हूं मैं, नाड़ी, हाँ मैं नाड़ी तज्ञ हूं, वो अलग बात है। मैं सिंपल तरीके से आपको पल्स कैसे देखना है, नाड़ी कैसे देखना है, ये बता रहा हूं। 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करना है यहां पर, हाँ? इससे पता चलता है। और घड़ी सामने है मेरी, उसमें मैं 1 मिनट तक ये गिनती करूंगा, ये मेरी नाड़ी जो है ना पल्स, उसकी 1 मिनट तक गिनती करूंगा। वो जो नंबर है कितना आना चाहिए एडल्ट में, 72 पर मिनट, 70 से 80 बीच में ये नंबर आ जाता है। कई लोगों में 70 आ जाएगा, कई लोगों में 74 आ जाएगा, 76, 78, 80, कोई हो सकता है 82 भी हो सकता है, कोई घबराने की बात नहीं। फिर ये जो नाड़ी है, ये देखिए ना अभी, इसका प्रमाण 100 से आगे हो गया तो ये देखिए यहां पर लिखा है टैकीकार्डिया बोलते हैं, बहुत जल्दी चल रही पल्स, हृदय का कार्य जोर जोर से चल रहा है, फास्ट इज फास्ट, और ये नॉर्मल नहीं है, प्राकृत नहीं है, ज्यादा तेज चल रहा है टैकीकार्डिया। उसके बाद ब्रीदिंग देखना है हमें, सांस कैसी चल रही है, कैसे देखना सर? अभी सब सीखने को जी कर रहा है आपका, सब सीखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। डॉक्टर देश पांडे तो आरोग्य विषयक साक्षरता बढ़ाना चाहते हैं। अपना खुद का हाथ पेट पर रखिए, चलो चलो चलो, कमान कमान, पेट पर रखिए, वीडियो देखते देखते करिए। हाथ में ये देखिए, घड़ी देखना है, हाथ के ऊपर है, हाथ पेट पर है मेरा, कैसे सब कितने नहीं देख पाएंगे आप, मेरा पेट पर है ना, है ना, है, मानो ना यार, आप भी रखो ना पेट के ऊपर हाथ, एक हाथ में घड़ी होनी चाहिए, और 1 मिनट में ये मेरा हाथ जो है ना वो ऐसा फील हो जाएगा, फील आपको लगेगा कि ये कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पेट के ऊपर हाथ रखिए। तो ये मैं बात कर रहा हूं, ये रेस्पिरेटरी रेट देखना का, सांस कितनी चल रही है, वो 1 मिनट में 14 से लेकर 16 तक उसका नंबर होना चाहिए। बहुत ज्यादा है तो तकलीफ है, आप दमे वाले पेशेंट है, आप 30 हो गई तो, 40 हो गया तो, 50 हो गया तो, ये थोड़ा प्रैक्टिस का भाग है, स्किल है, कौशल्य है,
हाँ, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये देखिए एबनॉर्मल रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है जब शॉक होता है पेशेंट को, उसकी पेशाब नहीं आ पाती, यूरिन बिल्कुल एक 2-4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, एक दिन हो गया, पेशाब ही नहीं हुई उसको, वीक पल्स। हाँ, इसमें जोर नहीं होता, ताकत नहीं होती, ऐसा मंद मंद फास्ट होती है, फिर बहुत लो पिच रहती है वो, अल्टरेशन ऑफ द मेंटल स्टेटस। ये भी आप समझ सकते हैं। बेशुद्ध पेशेंट को ऐसा ऐसा यहाँ यहाँ पर आपको प्रेशर देना होगा था, यहाँ एक पॉइंट दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर, यहाँ पर। हाँ, जो बीचों बीच है ना, हमारी आंख के नीचे, आंख में नहीं डालना है, आंख में नहीं डालना। हाँ, यहाँ यहाँ, और जोर से यहाँ पर दबाइए। देख रहे क्या आप, मैं दिखा रहा हूं, जोर से दबाइए। जब रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रुग्ण पेशेंट प्रतिसाद नहीं देगा, प्रॉब्लमैटिक है भैया। ऐसे भी आप कर सकते हैं यहां पर, हेलो हेलो, अरे क्या होते पापा, क्या हो रहा है आपको, क्या हो रहा है, बताइए, क्या नाम है आपका, किधर के रहने वाले? वो बोले ऐसा ऐसा करेगा, हाँ, ऐसा ऐसा, बिल्कुल उसकी आंख बंद हो रही है, आवाज चला जा रहा है। तो ये गंभीर अवस्था आप मानने की कोशिश कीजिए, तुरंत हेलो हेलो 108 निकालो हॉस्पिटल की। ठीक है। बीपी, ब्लड प्रेशर, अभी तो हर एक ज्यादा लोगों के पास जिसको हाइपरटेंशन की शिकायत है, उसके घर में डिजिटल ब्लड प्रेशर होना ही होना है, होना ही होना है। क्यों नहीं होना है, होना है। और हमें सीखना है कि ब्लड प्रेशर कैसे देखते हैं। 120/80 mm ऑफ Hg ऐसा बोलता है। सिस्टोलिक 120 mm ऑफ Hg होता है भारत के हिसाब से, और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है 80। हाँ, तो इसमें बीपी जो ऊपर वाला नंबर है ना, 120 वाला, वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। जैसे मानो कि 60/40 लग रहा है आपको बीपी, 60 या 120 के बजाय 60 दिख रहा है, लग रहा है आपको, तो ये गलत है, लो बीपी है, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। ब्लड प्रेशर डाउन का मतलब अपने आप रक्त प्रवाह जो है बिल्कुल कम हो गया पूरे शरीर का। देखिए आगे चलते हैं। कॉम्पेंसेटेड ऑर्गन, कभी कभार कई लक्षण ऐसे मिलते हैं कि जहां पर बाद में थोड़ा सा अपना बॉडी जो है ना, थोड़ी एडजस्ट कर देती है, तो उधर क्या हो जाता है कि कंफ्यूजन तो होता है, टैकिकार्डिया होता है, तो धीरे धीरे करके पल्स थोड़ा सा नॉर्मल आने लगती है, और इधर बीपी नॉर्मल रहता है, बीपी इतना कम नहीं है, तो थोड़ा सा ये दुरुस्त होने की संभावना जल्द हो सकती है। मतलब ये शॉक जो है वो तुरंत दुरुस्त होने की संभावना कॉम्पेंसेटेड है, उसका कॉम्पेंसेशन हो सकता है। हा? ये देखिए, इसमें क्या है, अनकॉम्पेंसेटेड है, तो मतलब तकलीफ ज्यादा बढ़ने वाली है। यहां पर बीपी नॉर्मल था, यहां पर बीपी बिल्कुल हाइपोटेंशन हो गया है। अभी अभी बताया ना मैंने, सिस्टोलिक 120 के बजाय वो 60 आ गया, तो ये कॉम्पेंसेटेड नहीं है, उसको आईसीयू में सलाइन वगैरह देकर ही कुछ इमरजेंसी मैनेजमेंट करके बचा जा सकता है, नहीं तो ये मर जाएगा, आदमी मर जाएगा। ठीक है, अनकॉम्पेंसेटेड। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रीटमेंट क्या करते, देखिए ये शॉक वाली ट्रीटमेंट क्या क्या है। पहले देखते हैं कि हाइपोवॉल्यूमिक, ज्यादा उल्टी जुलाब हो गया, तो पहले तो सब सब शॉक में पहला एयरवे, इसको एबीसी कहते हैं, पहला एयरवे रखना चाहिए, श्वास मार्ग खुला रखना चाहिए। बी का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें हम देखते हैं, एबीसी करके, एबीसीडी भी बोलते हैं उसको, आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको। एयरवे देखना है, नाक से लेकर फेफड़े तक पूरा का पूरा मार्ग क्लियर है, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, ये देखने वाली चीज है। सलाइन चढ़ाते हैं, उसमें आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं, फ्लूइड बोलस शुरू में फास्ट देते हैं, 20 mg/kg, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड गिवन, इंट्रावेनस देते हैं सिर के द्वारा, और उसमें सोडियम क्लोराइड भी, NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड भी दे देते हैं। कंटिन्यूअस फ्लूइड बोलस, हमेशा इंट्रावेनस फ्लूइड तो चालू ही रहती है आईसीयू में। डोपामाइन नाम की एक इंजेक्शन है, वो भी दे देते हैं। ये डोपामाइन के द्वारा हार्ट की जो एक्शन है, जो कम हुई है, वो अभी नॉर्मल को स्टिमुलेट करेगी। डोपामाइन क्या करते हैं, हार्ट की एक्शन को बढ़ावा देती है। आगे चलते मेरे प्यारे दोस्तों, अभी बात चल रही है कार्डियोजेनिक शॉक। यहां पर देखिए, एक एक करके देखेंगे। यहां देखिए, हृदय के द्वारा जब शॉक लगता है, तो पहला तो एयरवे, सबसे सब नाक से लेकर फेफड़े तक मार्ग क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीजन दे देते हैं, ऑक्सीजन की कमी है। मैकेनिकल, कभी भी अभी सुना होगा आपने, इस आदमी को कोरोना के काल में ज्यादातर वेंटिलेटर पर रखते हैं,
तो वेंटिलेटर का मतलब होता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन। उसके पेशेंट के खुद के फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह कुछ यंत्र लगाकर जब उसकी सांस की प्रक्रिया चालू रखते हैं तो उसको बोलते हैं कि आदमी को वेंटिलेटर पर रखा गया है। सर ये मतलब वेंटिलेटर पर तो आदमी मर ही जाता है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्यादातर वो सीरियस प्रॉब्लम है, मतलब वेंटिलेटर पर आदमी है इसका मतलब इतने फेफड़े उसके खराब हो गए हैं। अभी देखिए उसका कारण पता होना चाहिए। जब फेफड़े कैंसर की वजह से बिगड़ गए हैं तो वो थोड़ा सा ठीक होने में मतलब बहुत दिक्कत है, तो उस टाइम वेंटिलेटर पर है तो ऐसा हो सकता है कि 1-2-3 दिन के बाद वो पेशेंट चला जा सकता है, मतलब मृत हो सकता है। फिर ऐसा कुछ व्यक्ति है कि जिसमें कभी भी स्मोकिंग नहीं की है, उसको फेफड़े की पहले वाली कुछ भी बीमारियां नहीं है, ब्रोंकियल अस्थमा नहीं है और न्यूमोनिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अभी एकाएक उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया है, लंग का इन्फेक्शन अभी हो गया न्यूमोनिया। फिर पहले वाले कुछ हिस्ट्री नहीं थी, कुछ फेफड़ा बहुत अच्छा था, स्मोकिंग वगैरह कुछ नहीं है, टोबैको नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल कैंसर वगैरह कुछ नहीं है, तो उसको वेंटिलेटर है। जब इन्फेक्शन चला जाएगा, बहुत भारी दम के एंटीबायोटिक्स इंट्रावेनस दे दिए जाएंगे, इन्फेक्शन चला जाएगा, उसके फेफड़े जो है वो पुनः अपना अपना काम करने लगेंगे, वेंटिलेटर निकाल दिया जाएगा, उसमें वेंटिलेटर छूट सकता है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जो प्रश्न है मन में कि सर ऐसा बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि आदमी वेंटिलेटर पर है तो उसका कोई अभी गारंटी नहीं वो चला जाने वाला है, ये सबकी बात नहीं हुई। जो पेशेंट पहले से ही कुछ लंग के मतलब शिकायत से बीमार है उनके लिए ये हो सकता है सीरियस है, फिर बाकी के जो टेम्पररी इंफेक्शन है वो एंटीबायोटिक से कम हो जाएगा और वेंटिलेटर चला जाएगा, पेशेंट तंदुरुस्त होकर घर आएगा। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक में कुछ मेडिसिन है जिसको आयनोट्रोपिक एजेंट्स बोलते हैं, उसका एक्शन जो है वैजो एक्टिव ड्रग्स टू इंक्रीज द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जब अच्छी तरह से पंपिंग होगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। क्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, मॉर्फिन लाइक ड्रग्स भी दे देते हैं कि जिसके डिक्रीज द प्रीलोड, जो ज्यादा प्रेशर आ जाने वाला है हृदय के ऊपर वो थोड़ा कम हो जाता है। वैजो डायलेक्टर्स देता है, वैजो डायलेक्टर्स का मतलब वेसल्स को डायरेक्ट करवाते हैं, तो उसका भी कारण हृदय के ऊपर अननेसेसरी जो दबाव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे वाला प्रकार ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिलहाल उसका उल्लेख तो जरूर करूंगा। ये देखिए यहां पर है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक ट्रीटमेंट। ये भी क्या करते हैं, पेरिकार्डियल ड्रेनेज इन केस ऑफ द इफ्यूजन, ज्यादा पानी भरा हुआ है हृदय के सबोताल तो उसको निकाल देते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़े में कभी रक्त की गुठली है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए उसका नाम है ड्रग्स का मेडिसिन का एंटीकोएगुलेंट्स दे देते हैं, उससे एम्बोलिज्म डिसॉल्व हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो शॉक होता है उसमें भी एयरवे अच्छा रखने की कोशिश की जाती है, वो ज्यादातर एलर्जिक हो सकता है, तो एंटी हिस्टामिनिक नाम की जो मेडिसिन है वो एलर्जी कम करने के लिए काम करती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे अभी पहले वीडियो में मैंने स्टेरॉइड्स की बात की थी, एफ कॉर्लिन नाम की जो दवा है वो इंजेक्शन से भी हम लगा सकते हैं, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की जो इंजेक्शन है डेक्सोना है या एफ कॉर्लिन है उससे भी सूजन कम हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बन जाएगा। फ्लूइड्स भी देते हैं डेफिनेटली। आगे चलकर जो सेप्टिक शॉक है इसके बारे में देखते हैं। सेप्टिक शॉक ये देखिए यहां पर सेप्टिक शॉक जैसी इंफेक्शन है ना, सीवियर इंफेक्शन है, तो उसमें भी एयरवे अच्छा होना चाहिए, जो श्वास मार्ग है जहां सांस चलती है। एंटीबायोटिक्स देते हैं इंफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और असेसमेंट ऑफ द इम्यूनिटी, उसकी व्याधि प्रतिकार क्षमता कैसी है उसकी भी जांच पहचान की जाती है। शॉक में क्या करते हैं, डोपामिन नाम की इंजेक्शन देते हैं, उससे क्या हो जाता है कि पेरिफेरल वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। जिसे एनोट्रोप कहते हैं, एट लो डोज पेरिफेरल वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन, बीपी जो कम हुआ है, लो बीपी है ना, शॉक का प्राइमरी जो लक्षण मैंने बताया था कि बीपी डाउन होता है, तो बीपी पर बैक टू नॉर्मल लाने के लिए, प्राकृत करने के लिए ये डोपामाइन का वापर या इस्तेमाल किया जाता है। एपिनेफ्रिन की भी एक दवा है, उससे भी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, तो अपने आप बीपी भी बढ़ना चालू हो जाएगा।
आगे के पेज के ऊपर चलते हैं। और कुछ दवा है जिसको बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, इसका भी एक्शन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है। उसके बाद ब्यूटामाइन, डोब्यूटामाइन नाम की दवा है, फेनिलेफ्रिन नाम की दवा है। ये सब का सब पर्पज एक ही होता है, उद्देश्य एक ही होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर नीचे चल रहा है वो ऊपर आने लगेगा और शॉक से वो पेशेंट बाहर आ जाएगा। एक शॉक जो है वो इतना डेंजरस है, उसको बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक शॉक भी उसका कहा जाता है। ये देखिए, यहां पर कंसंट्रेशन कीजिए। ये ज्यादातर कौन सी भी दवा से हो सकता है। सब जो डॉक्टर्स देख रहे हैं या प्रोफेसर्स या स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी प्रैक्टिस में एनाफाइलैक्टिक शॉक बाय चांस किसी को आ गया और हमने प्रॉपर तरीके से उसका, हमें हमारे पास ज्ञान नहीं है और हम ट्रेंड डॉक्टर्स नहीं है, अच्छी तरह से वो टैकल करना नहीं जानते, तो बड़ी ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो उसके प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारी जो मेडिसिन है, ज्यादातर इंजेक्टेबल जो होती है, उसकी कौन सी भी दवा की रिएक्शन आ ही सकती है। और उसके जो रिएक्शन आ जाएगी उसके ऊपर हमारे पास कुछ इलाज होने चाहिए। हमारी इमरजेंसी बैग होनी चाहिए। डॉक्टर लोगों के पास इमरजेंसी बैग में एड्रेनालिन नाम की दवा होनी चाहिए, इंजेक्शन। उसके बाद एफकॉर्लिन की दवा होनी चाहिए। उसके बाद एविल नाम की दवा होनी चाहिए, सब इंजेक्शंस। और तुरंत फटाफट आप इंजेक्शंस देके ये एनाफिलैक्सिस या सीवियर एलर्जिक जो रिएक्शन है उससे पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं। फिर ये कुछ आपके पास जो महत्वपूर्ण मेडिसिन है वो नहीं है और पेशेंट को आपने बेधड़क बिंदास्त कुछ भी इंजेक्शन लगवा दिया और रिएक्शन आ गई, तो पेशेंट टेबल डेथ हो सकती है। टेबल डेथ मतलब सर, उसका मतलब क्या हो गया? मानो कि मैं किसी को ये बटक्स के ऊपर इंजेक्शन लगा रहा हूं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन है, और मैंने पहले टेस्ट नहीं किया है। यहां लिखा है, देखिए, आफ्टर टेस्ट डोज या आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, टेस्ट आई एम सॉरी, आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट। ये महत्वपूर्ण है। चाहे आप पेनिसिलिन इंजेक्शन लगा रहे हो, चाहे वो आप न्यूरोबियन, पल्बियन, जिसमें B1 B6 B12 है, इसमें B1 थाइमिन एक खतरनाक दवा है, खतरनाक, डेंजर। उसके साथ रक्त खून की कमी, हेमोग्लोबिन कम है और आयरन के इंजेक्शन दे रहे हैं, इंफेरॉन का। ये इंजेक्शन लेकर बाय चांस कभी कभार आपके पास पेशेंट आ गया और वो बोला मेरे फलाना फलाना XYZ कंसल्टेंट ने ये मेरे को बोला है इंजेक्शन लेने के लिए, और ऐसा बोला है कि नजदीक वाले डॉक्टर के पास जाओ और इंजेक्शन लगवा लो। तो कभी भी बिंदास ये इंजेक्शन बिल्कुल लगाना नहीं। उसको बोलने का कि इसका टेस्ट डोज किया है, ऐसा आपके पास सर्टिफिकेट है क्या? वो बोलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो जाइए, मेहरबानी करके हॉस्पिटल में जाइए जहां पर ये सुविधा होती है इमरजेंसी की, उधर ये टेस्ट डोज करवा के आइए, सर्टिफिकेट लेके आइए, मैं बात की जो 5 इंजेक्शन बची है मैं बिल्कुल दे दूंगा। ऐसा बोलना चाहिए। बिना कारण बेकार में आपने विदाउट टेस्ट करके ये इंजेक्शन दे दिया, तो जैसे मैंने अभी कहा कि पेशेंट इंजेक्शन की सुई बाहर निकालने से पहले ही बेड के ऊपर चला गया होगा, मृत गया होगा, डेथ। इतना सीरियस है ये, ऐसे आलतू फालतू बात नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। एनाफिलैक्टिक शॉक इज अ वेरी सीरियस, इट्स अ फेटल। आदमी, पेशेंट बिल्कुल मर जाएगा और उसी टेबल पर मर जाएगा। सावधान मेरे प्यारे दोस्त, सावधान। ये मजा करने वाली, मजा लेने वाली बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। आपको इसका पता होना ही होना चाहिए कि एनाफिलैक्टिक का मतलब होता है, यहां लिखिए, दिस इज डेफिनेशन, देखिए, एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम with multiple systemic manifestation due to the rapid release of the inflammatory mediators। हमारे शरीर में से कुछ ऐसी केमिकल्स निकल आते हैं जो सूजन पैदा कर देते हैं पूरे शरीर में, अंदर बाहर अवयव में, और आदमी मर जाता है। दिस इज एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं उसके लिए, ठीक है। ये सिर्फ इंजेक्शन से होता है ऐसा नहीं,
अलग तरीके से भी हो सकता है। ये देखिए यहां पर मैं बोल देता, कई कबार चिल्ड्रन ऐसे कुछ चीजें खा देते हैं, ये इतना सीरियस नहीं होता है, तुरंत मर नहीं जाएगा, घबराने की बात नहीं है। मैं इंजेक्शन से सिर्फ बात कर रहा था, अभी की बात जो है वो थोड़ा माइल्ड है, माइल्ड रिएक्शन आता है, मॉडरेट रिएक्शन आता है, मरेगा नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। जब कभी कभार कई लोगों को मिल्क की एलर्जी होती है, एग्स की एलर्जी हो सकती है, व्हीट की एलर्जी हो सकती है, पीनट की एलर्जी हो सकती है, उसको एलर्जिक फूड बोलते हैं, उससे आदमी मरेगा नहीं, घबराइए मत। और क्या होते हैं, कई कभार इंसेक्ट्स की एलर्जी हो सकती है, कभी कभार ये हमारी धूल है, धुरा है, फ्यूम्स होते हैं, सेंट होता है, उसकी भी बात से कुछ लोगों को एलर्जी आ सकती है। आगे चलते हैं धीरे धीरे करके, इससे शायद अगला पेज पर मेरे को जाना होगा। ये देखिए एनाफिलैक्सिस की ये लक्षण है, ये आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। स्किन इचिंग, तुरंत उसके स्किन चमड़ी के ऊपर खुजली चालू हो जाएगी, रैश आ जाएगा जिसको अर्टिकेरिया बोलता है, यहां पर लिप्स के ऊपर सूजन आ जाएगी, यहां पर हाँ, टंग भी सूजन हो जाएगी, थ्रोट में, ये गंभीर है, उसके गिलने निगलने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, बोलने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। कभी कभार इसको एंजियोन्यूरोटिक इडिमा कहते हैं, एंजियोन्यूरोटिक इडिमा, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, सांस फूलने लगेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, सांस लेने में बिल्कुल तकलीफ हो जाएगी। व्हीजिंग साउंड, स्टेथोस्कोप से जांच करवाएंगे, इसको बोलते हैं व्हीजिंग साउंड, ये डेंजरस है। फेंटिंग, मूर्छित हो जाएगा, पेट में कभी कभार दर्द होता है, और कभी कभार लूज मोशंस भी हो सकते हैं और वोमिटिंग भी हो सकता है। आगे चलते हैं, ये एनाफिलैक्सिस एलर्जी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए यहां पर एलर्जी के कारण क्या क्या देखा है। कई कबार फूड की एलर्जी, मतलब मिल्क, एग्स, पीनट्स, व्हीट एंड फिश। इंसेक्ट्स मतलब वैप्स और फाइन फायर एंड्स होते हैं, मधमाशी होती है। मेडिसिन, पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग्स, इंसुलिन, ये सब की एलर्जी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या देते हैं, यहाँ पर 3 ड्रग्स मैंने लिख दिए हैं। एविल है इंजेक्शन, एफकॉर्लिन है और एड्रेनालिन है। हाँ, इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये जैसे है ना एफकॉर्लिन, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। आगे की जब बात करेंगे लाइफ सेविंग मेजर्स में, अभी शॉक खत्म हो गया, एक टॉपिक खत्म हो गया, अभी पॉइजनिंग की बात करते हैं, आगे चलते हैं। पॉइजनिंग, हाँ देखिए, विष चला जाता है हमारे पेट में, सांस मार्ग में। पॉइजनिंग, टेकिंग ए सब्सटेंस, ऐसा कुछ चीज लेना जो हमारी आरोग्य के लिए धोखादायक है और जिसके वजह से आदमी मृत भी हो सकता है। कॉमनली, मोस्टली ये एक्सीडेंटल होता है, ऐसा कोई नहीं कि कुछ पर्पसफुली करता है, मतलब कुछ उद्दिष्ट से करता है। फिर जब उद्दिष्ट से करता है तो उसको बोलते हैं होमिसिडिल, दूसरे को मारने के लिए जब ये पॉइजन यूज किए जाते तो होमिसिडिल बोलते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है, आदमी बहुत, बच्चे की नहीं बात कर रहा, ऊपर वाले लोगों की, एडल्ट लोगों की बात कर रहा हूँ, होमिसिडल ओल्डर चिल्ड्रन में, जब मतलब 15 साल का लड़का है, कुछ ब्रेकअप हो गया या कुछ फेल हो गया परीक्षा में, तो बोलता है अभी मैं नहीं जीने वाला, और ऐसा कुछ पॉइजन ले लेता है और उससे वो ज्यादा तकलीफ में आ सकता है, तो उसको बोलते हैं सुइसाइड, आत्महत्या। तो एक पर हत्या है, एक आत्महत्या है, और एक है एक्सीडेंट, मतलब उसके कई पर्पजफुल नहीं है, उद्देश्य नहीं है, अपने आप बाई चांस हो जाता है। आगे चलते हैं, असेसमेंट ऑफ द पॉइजन एंड मैनेजमेंट इन द चिल्ड्रन। तो ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर, एक का पॉइजन से मतलब है नॉन पॉइजन, ये देखिए नॉन स्पेसिफिक पॉइजन, और दूसरा होता है स्पेसिफिक पॉइजन। जिसका नाम पता होता है उसको स्पेसिफिक पॉइजन करेंगे, जिसको फूड पॉइजनिंग हो गया, पता नहीं कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, फिर एडल्ट्रेटेड फूड था, हमें बाजार में गए थे, बहुत धूप लग रही थी, मैं दुकान में चला गया, शुगर केन जूस का दुकान था, बहुत मच्छियां इधर उधर थी, बर्फ डालने के लिए बोल दिया और मेरे को बाद में घर आकर जुलाब चालू हो गए। ये भी एक प्रकार की रिएक्शन हो सकती है, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। कभी कभार स्पेसिफिक केरोसिन ले लेते हम, तो वो स्पेसिफिक पॉइजन हो गया, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक है तो डॉक्टर लोग क्या क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये देखिए। रिमूवल ऑफ द सोर्स ऑफ पॉइजन, जो भी आपको पास विष की बोतल है या और कुछ चीज पाउडर है या कुछ है, वो तुरंत उस उधर उस प्लेस से बाहर हटाएंगे, अवे फ्रॉम द चाइल्ड। इनिशियल रिससिटेशन, ये रिससिटेशन तो हमने पहले सुन लिया है कि जैसे एबीसी बोलते हैं ना, एयरवे है, बाद में ब्लड सर्कुलेशन है, ये सब चीजें हम देखते हैं, स्टेबिलाइज करते हैं पेशेंट की हेल्थ,
मतलब पल्स वाइटल जो साइंस होते हैं, पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, ये स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। रिमूवल ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड पॉइजन, जो भी अभी हमारी रक्त में घुस नहीं गया है, उसका पाचन नहीं हुआ है, उसको निकालने की हम कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ ऑलरेडी एब्सॉर्ब पॉइजन, उसका भी निचरा करने की कोशिश करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, लाक्षणिक चिकित्सा, जैसे कि रिमूवल ऑफ पॉइजन। स्किन से निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ट्रिपल वॉश बाय वाटर, सोप एंड मोर वाटर, ऐसा क्रम से हम उसको धो लेंगे। जब भी हमारी इधर कुछ ऐसा बाइट हुआ है तो जितना जल्दी हो सके नल के नीचे, टैप के नीचे वो हाथ पकड़ना है और जोर जोर से उसके ऊपर पानी डालना है, फ्लश करना है, पानी का फव्वारा उसके ऊपर डालना है, उसके ऊपर सोप लगाकर वो भी वॉश करना है जोर जोर से। ये स्किन के बारे में। आइज को लेकर कुछ ऐसा सलाइन वॉश देते हैं, ये डॉक्टर के पास जाकर करना अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। ये घर पर करने की वाली बात नहीं, क्योंकि आइज आर वेरी सेंसिटिव। कैविटीज, कभी कभार अंदर कुछ गया है अंदर, तो हम फ्लश करके वो निकालने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं इरिगेशन, धो लेना। उसके बाद ये रिससिटेशन की जो चीजें हैं उसके बारे में यहां देखिए आप, ये एबीसीडी कृपा करके लिखने की तुरंत कोशिश कीजिए। एबीसीडी क्या करते? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड ड्रग्स। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड ड्रग्स, ये चार चीज के ऊपर हमेशा शॉक में ध्यान देते हैं। आपको कौन सा भी शॉक का प्रश्न पूछा गया तो ये बात बता देने की, दो चीजें बता देने की। शॉक का मतलब पूरे शरीर को रक्त प्रवाह बंद हो जाना, ज्यादातर ब्रेन को खत्म हो जाना, हाँ, और उसके ऊपर शरीर जो सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे उसका काम बंद कर देते हैं, हाँ, मतलब वो संप के तरफ काम कर देते हैं, मतलब उनका स्ट्राइक चला होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो सेल्स मृत हो जाएंगे धीरे धीरे करके, या एकाएक बंद हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसका प्रोटेक्ट करना है तो आईसीयू में एडमिट करना और एबीसीडी के ऊपर ध्यान देना। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ड्रग्स, कृपा करके स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला शॉक के बारे में या पॉइजनिंग के बारे में बात चल रही है। एयरवे, एडिक्वेट ब्रीदिंग, यहां पर देख रहे हैं मेरा कर्सर है, यहां पर घूम रहा है। सर्कुलेशन है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की जांच करेंगे। इसके बाद देखिए ब्लड ग्लूकोज इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं हम लोग। अनएब्सॉर्ब पॉइजन जो है उसके लिए एक्टिवेटेड चारकोल, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अधिक चर्चा बाद में करेंगे। चारकोल शब्द आप लिख दीजिए। पॉइजनिंग बता रहा हूं मैं, पॉइजनिंग। उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज, मतलब स्टमक को हम वॉश करवाते हैं। और होल बावेल इरिगेशन, पूरी आंतड़ी जो है हमारे आंत्र, उसको भी हम धो लेते हैं, तो उसको बोलते हैं लवाज या इरिगेशन। धोने की प्रक्रिया को बोलेंगे लवाज या इरिगेशन। ये गैस्ट्रिक लवाज केरोसिन पॉइजनिंग में नहीं करते। लिख दीजिए, आप तुरंत लिख दीजिए, गैस्ट्रिक लवाज केरोसिन पॉइजनिंग में नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, activated charcoal, it absorbs many toxins. For example, it can absorb the metal, alcohol, petroleum, ये सब absorb करने की जिम्मेदारी ये चारकोल के ऊपर हो सकती है। आगे चलते हैं। गैस्ट्रिक लवाज, चिल्ड्रन हु आर प्रेजेंटेड इन द हॉस्पिटल विथ एन ओवर इंजेस्टिंग पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग पॉइजन, उनके लिए हम क्या करेंगे? चाइल्ड विल ऑफन नीड टू बी इंट्यूबेटेड, एंड देन उसके बाद ये लवाज का इस्तेमाल हम करते हैं। कभी कभार होल बॉवेल इरिगेशन भी किया जाता है टू फ्लश द टॉक्सिन्स। यहां पर देखिए, टू फ्लश द टॉक्सिन थ्रू द बॉवेल, थ्रू द बॉवेल, ये ऊपर वाला था, ये नीचे वाला है। बावेल इरिगेशन, गैस्ट्रिक लवाज, गैस्ट्रिक लवाज, बावेल इरिगेशन, बावेल इरिगेशन, गैस्ट्रिक लवाज। ये शब्द कुछ जो है ना, चारकोल, ये शब्द थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे देखिए। पॉलीएथिलीन ग्लाइसोल नाम की मेडिसिन है बावेल वॉश के लिए, 500 ml per hour given orally and continued until the rectal effluent is clear। जो टट्टी निकल रही है वो साफ सुथरी होने तक ये दिया जाता है। सीरियल एब्डोमिनल रेडियोग्राफ, एक्सरे निकालकर वो जांच की जाती है कि कहाँ कैसे चल रहा है ये प्रोसेस। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिन लोगों को ये पॉइजनिंग के द्वारा ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हाइपोटेंशन हो जाता है, अरिथमिया हो जाता है, कन्वर्जेंस आ जाता है, तो उनकी लाक्षणिक चिकित्सा डॉक्टर लोग करवा देते हैं। आगे चलते हैं धीरे धीरे करके, शायद अगला वाला पेज है मेरे पास, ये देखिए। हाइपोथर्मिया कभी कभार होता है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट दी जाती है। जब टेम्परेचर कम है, पेन ज्यादा है, तो एनालिसिस दे जाएंगे। एलिमिनेशन ऑफ द ऑलरेडी एब्सॉर्ब पॉइजन, उसके लिए
ये टेक्निक्स जो है ना, फोर्स्ड डायूरेटिक्स, मूत्रल द्रव्य दे देते हैं। जब पेशाब के द्वारा पेशाब ज्यादा होती है तो ये टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। पेरिटोनियल डायलिसिस करने की नौबत आ जाती है, ये सीरियस है। हाँ, किडनी का फंक्शन बिगड़ गया है तो डायलिसिस करेंगे, हीमोडायलिसिस भी कर सकते हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक पॉइजन की चर्चा है जिसका नाम है केरोसिन पॉइजन। ये देखिए यहां पर केरोसिन पॉइजन, आखिर के 1-2 मिनट की बात है भैया। देखिए केरोसिन पॉइजन, रॉकेल बोलते हैं, मराठी में हम रॉकेल बोलते हैं, जो हम चूल्हा जलाने के लिए, पुराने जमाने में हमारे पास जो गैस वगैरह नहीं था तो पुराने जमाने में स्टोव थे या कुछ अलग तरीके के फायरिंग इंस्ट्रूमेंट थे, उसके लिए केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता था। केरोसिन इज अ मेजर हाउस होल्ड फ्यूएल। उसका इंजेक्शन वो बच्चा क्यों लेता है? मिस्टेकन फॉर द वाटर, पानी समझकर, वो तो पानी नहीं है, पानी जैसा दिखता है ट्रांसपेरेंट, पानी समझकर बच्चा केरोसिन पी सकता है रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में नहीं। शहरी भागों में या अभी केरोसिन की बंदी है, नहीं मिल सकता आपको, रेशन के कार्ड के ऊपर मिल सकता है। तो केरोसिन पॉइजनिंग हमारे जमाने में ज्यादा होता था, अभी उसका थोड़ा सा जो परिणाम है और प्रमाण है वो कम हो गया है। ओके, सो मोस्ट प्रॉब्लम केरोसिन इज बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंटल, न कि होमिसिडल न कि सुसाइडल। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पहले तो एयरवे ठीक ठाक करेंगे, इंट्यूबेशन करेंगे, सांस मार्ग के लिए ऑक्सीजन देने के लिए, मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर रखेंगे। गैस्ट्रिक लवाज इज अवॉइडेड, कृपा करके 3 बार बोलूंगा। केरोसिन पॉइजनिंग, नो गैस्ट्रिक लवाज। केरोसिन पॉइजनिंग, नो गैस्ट्रिक लवाज। केरोसिन पॉइजनिंग, नो गैस्ट्रिक लवाज। ओके, यस। नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा अभी। ये देखिए अभी फिगर्स है, थोड़ा सा साइज छोटा कर देता तो समझने में आसानी हो जाएगी। टाइप्स ऑफ द शॉक यहां पर देखिए कैसे चित्र बनाए हैं, देखिए अच्छे, बहुत बड़ी वाली इमेज है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये पहला है, क्या लिखा है? एक्सेसिव वैसोडाइलेटेशन, ज्यादा वैसोडाइलेशन होने जाने से भी इंपेयर्ड ब्लड फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हा? दूसरा है हाइपोवॉल्यूमिक, जहां पानी की कमी हो गई। यह है कार्डियोजेनिक, कॉम्प्रोमाइज ऑफ द मायोकार्डियल परफॉर्मेंस। और ये एक है ऑब्स्ट्रक्टिव, जहां पर फिलिंग हार्ट या इजेक्टिंग इनटू द ग्रेट वेसल, इसका एक प्रॉब्लम है, वहां पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन बन गया है। आगे चलते हैं। फर्स्ट एड इन द शॉक, शॉक के पेशेंट आपको कभी भी दिखाई दे तो आप पहला क्या करना चाहिए कि ये पोजीशन उसकी देनी चाहिए। ये थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूं, या देखिए ये कैसा लिटा है पेशेंट को, क्योंकि ये शॉक वाला पेशेंट है, ये नर्स है, सिस्टर है, उसकी कुछ बहन है, माता है, जो भी है? तो ये पेशेंट है, तो उसको ब्रेन को, अभी देखिए यहां पर कमी है, क्या हो गया है? यहां पर रक्त संचरण कम है ब्रेन में। तो ब्रेन के क्या बोलते हैं, हेडलो पोजीशन बोलेंगे उसके। हेडलो पोजीशन इज द फर्स्ट एड फॉर एनी टाइप ऑफ द शॉक। आगे चलते हैं अगले पेज पर। ये देखिए एनाफाइलैक्टिक शॉक, बहुत गंभीर, डेंजर डेंजर डेंजर, भूलो मत। एनाफाइलैक्टिक, थोड़ा सा साइज उसका भी छोटा कर दे तो इससे भी, ये देखिए, ये देखिए एनाफाइलैक्टिक, यहां पर लिखा है मैंने। कैसी सूजन आ गई देख रहे हैं ना आप? पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ रैशेस आ गए हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है बच्चे को। 4 चीजें ध्यान में रखिए, ये मर जाने वाली शक्यता है, मृत होने वाली पॉसिबिलिटी है। बहुत गंभीरता से ये लक्षण पूरे माइंड में फिट करवा दीजिए। ये शॉक है, कैसा है शॉक? सीधा साधा नहीं है, हाइपोवॉल्यूमिक नहीं है, ये एलर्जी वाला शॉक है। एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब होता है एलर्जी वाला शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब होता है एलर्जी वाला शॉक। एलर्जी वाला शॉक ज्यादा डेंजरस हो सकता है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन, थाइमीन का इंजेक्शन, न्यूरोबियन, पॉलीबियन, इंफेरॉन का इंजेक्शन, रक्त बढ़ाने का इंजेक्शन, टेस्ट करने के बगैर मत देना, टेस्ट करने के बगैर मत देना। आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, झाइलोकेन दे रहे हैं, सुचरिंग कर रहे, झाइलोकेन टेस्ट करके देना मेरे प्यारे दोस्तों, झाइलोकेन टेस्ट करना। इंसुलिन, इंसुलिन टेस्ट करना मेरे प्यारे दोस्तों, इंसुलिन पहले थोड़ा लेकर टेस्ट करना। या ऐसा कुछ भी आपको दिखाई देगा, मत देना मेरे प्यारे दोस्तों, मत देना वो इंजेक्शन, मत देना, फंस जाओगे आप, कोर्ट में जाएगा और तुरंत में जाएगा बिहाइंड द बार्स। सो प्लीज बी केयरफुल। ओके, आगे चलते मेरे प्यारे दोस्त, आखिर वाला होगा ये गैस्ट्रिक लवाज। नॉट इन द केरोसिन पॉइजनिंग, हर बार डॉक्टर कह रहे हैं गैस्ट्रिक लवाज केरोसिन में नहीं देना है।
यहाँ पर वो स्टमक वॉश की प्रक्रिया होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था बढ़िया लेक्चर जिसमें हमने कुछ प्राण रक्षा विधि के बारे में, मतलब लाइफ सेविंग के बारे में चर्चा की। पहला उदाहरण लिया था शॉक, उसमें से हमने बात की थी एनाफिलेक्टिक शॉक। दूसरा उदाहरण लिया था पॉइजनिंग का, उसमें बात की थी केरोसिन पॉइजनिंग। वीडियोस अच्छे लगते होंगे, जरूर लगते होंगे, क्योंकि आप बताते मेरे कमेंट्स में कि सर बहुत बढ़िया, आचोर से अभी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, कितने अच्छे पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। छोड़ो ये बातें, कृपया वीडियो लाइक शेयर करते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने को कृपा करके मत भूलिए, इससे मेरे को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक